जो है हम शुरू करेंगे न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन से। केवल 5 सवाल पूछूंगा कि एक चैप्टर छूटा हुआ है, उसको क्यों छोड़ें सर। सही बात है। एंड देन वी विल मूव ऑन टू फोटोसिंथेसिस, देन रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। 10 10 क्वेश्चन पूछेंगे दोनों से। आज अपने आप को लिमिट रखेंगे उन्हीं क्वेश्चंस को जो मैं पूछ रहा हूँ, जो कि ये मैंने अपने सामने आपकी एनसीईआरटी रख ली है, और मैं इसको खोल के डायरेक्टली ये देखना चाह रहा हूँ कि न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं भी अपने आप को यहाँ पे लिमिट रखूंगा, सब लोग यहाँ लिमिट रखेंगे। सर मैं एक और चीज करूंगा आफ्टर दिस सेशन। आपने जो लेस्ट वी फॉरगेट आपकी स्पेसिफिक एनसीईआरटी लाइंस है जो बच्चों को याद रखनी चाहिए। हाँ। 4 यूनिट खत्म हो जाएंगी अभी। तो यूनिट नंबर 1 2 3 एंड 5, तो उन चारों की मैं वो पीडीएफ भी डाल दूंगा। आई थिंक दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी यूजफुल। हाँ। एंड होपफुली दे आर गिविंग द टेस्ट एज वेल। मेरे ख्याल से इनमें से कुछ लोग टेस्ट भी दे रहे होंगे। टेस्ट रेगुलरली बच्चे दे रहे हैं। हैं? टेस्ट रेगुलरली बच्चे दे रहे हैं। है ना, मेरे ख्याल से अगला वुड बी ऑन 17th इफ आई एम राइट इन मेरा की, है ना। करेक्ट। हाँ। तो दैट इज गुड मेरे ख्याल से। मतलब बहुत ज्यादा भी एप्रीहेंसिव नहीं होना चाहिए, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। दैट इज अ वेरी गुड इंडिकेटर दैट यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। ठीक है, अपने या ऊपर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। चलिए सर शुरू करते हैं। ऑलराइट सर, ओवर टू यू। चीजें फॉरगेट हो रही हैं, दैट इज बट नेचुरल। दैट इज बट नेचुरल, इट हैपेंस। इट इज अ वेरी कॉमन रिस्पॉन्स। एकदम ऐसा लगता है कुछ नहीं आता है, लेकिन अभी आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें एक साथ आती हैं। और जिस टाइम आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं और वो जो क्वेश्चन बुकलेट आपको मिल जाती है, तब आपका दिमाग उन 200 चीजों में सिमट जाता है। और वहां पर फिर अगर आप ठंडे दिमाग से सोचते हैं तो आपको उन 200 चीजों के बारे में सोचना है, तो वो जो पूरा क्लटर गायब हो जाता है। एंड दोज हु आर केपेबल ऑफ मेंटेनिंग कूल एंड काम इन दी प्रेशर सिचुएशन, दे विल रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग। आपको बहुत चीजें याद आ जाएंगी। आपको क्वेश्चन देख के ये भी याद आ जाएगा कि आप क्लास में कहाँ बैठे थे, उस दिन क्या एपिसोड हुआ था, टीचर ने किस कोने में किस रंग से क्या लिखा था। यू विल रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग। दैट इज द दैट इज द पावर ऑफ योर ब्रेन। कई बार आप कोई पिक्चर देखने बैठते हैं, कोई सीरियल देखने बैठते हैं, तो अचानक आपको लगता है, बैठते तो आप इस तरह से हैं, आपको लगता है आपने कभी देखा नहीं, लेकिन जैसे ही देखना शुरू करते हैं तो अगला सीन याद आना शुरू हो जाता है। एंड इमीडिएटली यू रिमेंबर कि अरे यार ये तो हुआ है। कई बार ऐसा भी होता होगा आपके सामने, कुछ घटनाएं आपको ऐसी लगती होंगी कि एग्जैक्टली सेम तो पहले हो चुकी है। सो दीज आर सम अमेजिंग पावर्स ऑफ योर ब्रेन। इसके बारे में भी किस दिन नीट के बारे में बात करेंगे जी सर। शर्मा सर, मैं इसमें एक चीज बच्चों को बोलना चाहता हूँ। जो बच्चे बोल रहे हैं कि आई एम फॉरगेटिंग थिंग्स, देर इज अ वेरी इजी चेक दैट यू कैन डू। आप लोग जाओ, जिस भी जगह पे आपको लग रहा है भूल रहे हो, उठा के 5 क्वेश्चन उठा के कर लो, सारे हो जाएंगे। वो आपके दिमाग का फितूर है, असलियत में आप कुछ भी नहीं भूल रहे। वो बार बार फीलिंग आती जाती रहेगी। 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन उठा के कर लो, जहां से भी आपको लग रहा है भूल रहे हो, आपसे सारे हो जाएंगे। डोंट वरी। ओवर टू यू शर्मा सर। ठीक है सर। तो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के जो मैं 5 क्वेश्चन पूछ रहा हूं, पहले तो मैं एक बता देता हूं आपको। देखिए यहां पर आपकी एनसीईआरटी में जो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम है, उसमें थोड़ा सा एक जगह पर थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसको पहले आने जाने के हिसाब से दो तरह से डिवाइड करिए। एक तरफ आफरेंट और एक तरफ ईफरेंट। पहले तो बताइए हाँ या नहीं, ये बात समझ में आ गई। शुरू में जो आपकी एनसीईआरटी ये कह रही है कि जो फाइबर्स हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के, वो दो तरह के हैं, आफरेंट और ईफरेंट। आफरेंट जो सीएनएस तक आ रहे हैं, और ईफरेंट जो सीएनएस से पेरिफेरी की तरफ जा रहे हैं। पहले तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए, हमें इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो ये जूम का ऐड मैं एक बार बंद कर दूं। यस। तो ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई, ये बात समझ में आ गई। इसके बाद ये देखिए कि यहां पर अब आपकी एनसीईआरटी ये कह रही है कि जी पीएनएस को आप डिवाइड करते हैं सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में और ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम में। दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो वो जो वॉलंटरी पार्ट है आपकी बॉडी का वो सोमैटिक है, और जो बॉडी कैविटी के अंदर जो इनवॉलंटरी ऑर्गन्स है वो विसरल है। सो वहां पर ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम जाता है। तो आपके पास सोमैटिक आफरेंट, सोमैटिक ईफरेंट, विसरल आफरेंट, विसरल ईफरेंट सारे होंगे। और जो विसरल ईफरेंट है, विसरल ईफरेंट मतलब बॉडी के ऑर्गन्स की तरफ जो जा रहा है, जो मोटर पार्ट है, उसे ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम कहते हैं, जिसके दो सब डिविजन्स हैं, जिसे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक कहते हैं। उम्मीद है कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। जल्दी बताइए बेटे, यस और नो। मुझे बताइए क्या ये बात समझ में आ गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। तो जो विसरल न्यूरल सिस्टम एक ब्रॉड टर्म है। तो विसरल न्यूरल सिस्टम का मतलब है, विसरा का मतलब है बॉडी कैविटी के ऑर्गन, इसमें आफरेंट और ईफरेंट दोनों हैं। तभी आप देखते हैं कि यहां पर दोनों तरह के फाइबर्स की बात कर रही है, टू एंड फ्रो। और जबकि आप ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम की बात कर रहे हैं तो वो केवल ईफरेंट की बात कर रहा है। इसका मतलब वो खाली विसरल ईफरेंट है। सो विसरल ईफरेंट को आप ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम कहते हैं। ऐसे ही सोमैटिक से भी आफरेंट और ईफरेंट होगा। सो बेसिकली दो चीजें अगर आप क्लासीफाई करते हैं कि फाइबर किस तरफ जा रहा है, दूसरा आप क्लासीफाई करते हैं कि वो सोमैटिक है कि ऑटोनॉमिक है। ऑटोनॉमिक की फिर दो सब डिविजन है, एक को आपने सिंपैथेटिक और एक को आपने पैरासिम्पैथेटिक कहा। क्या ये बात सही है? यस। विसरल इफरेंट इज ऑटोनॉमिक। Yes, you are right. And visceral efferent is autonomic. That is divided into your sympathetic and parasympathetic subdivisions. I hope this point is now absolutely clear. एक और चीज देखिए बेटे, एक और चीज देखिए। ये व्हाट इज न्यूरी लेमा, इट इज नॉट इन एनसीईआरटी,
बट आई वॉन्ट टू क्वेश्चन यू, व्हाट एग्जैक्टली इज न्यूरीलेमा? मुझे बताइए न्यूरोलेमा या न्यूरीलेमा किसे कहते हैं? सो व्हाट एग्जैक्टली इज न्यूरीलेमा और न्यूरोलेमा? तो देखिए बेटे, एक चीज होती है एक्सोलेमा। लेमा का मतलब आप समझ गए, मेम्ब्रेन। आप में से बहुत लोग देख रहे हैं कि यस, कवरिंग ऑफ न्यूरॉन बाय द श्वान सेल, ये जो लेयर है इसको न्यूरोलेमा कहते हैं। और श्वान सेल सिक्रीट करता है बेटे माइलिन शीथ। सो जस्ट जस्ट इन केस याद रखिएगा कि न्यूरोलेमा इज नॉट इक्वल टू माइलिन शीथ। माइलिन शीथ सिक्रीट करते हैं श्वान सेल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, जिन न्यूरॉन्स के चारों तरफ करेंगे उन्हें माइलिनेटेड कहेंगे। कॉरस्पॉन्डिंग काम सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ओलिगोडेंड्रोसाइट करता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कौन करता है बेटे इस काम को? श्वान सेल। और हमने क्या कहा बेटे, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम में ये काम कौन करता है? ओलिगोडेंड्रोसाइट करता है। क्या ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स हैं, इसके चारों तरफ श्वान सेल की लेयर तो होती है, लेकिन वो श्वान सेल की लेयर एक्चुअली माइलिन शीथ सिक्रीट नहीं करती है। एक और चीज याद रखिएगा, ये जो आपका मल्टीपोलर न्यूरॉन है, इसकी जो सेल बॉडी या सोमा है और डेंड्राइट है, इसमें आपको निसल ग्रेन्यूल्स देखने को मिलेंगे, एक्सॉन में देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये जो तीन पार्ट्स हैं जिसमें आप देखेंगे डेंड्राइट और सोमैटिक सोमा या सेल बॉडी और एक्सॉन, और आपसे अगर एग्जामिनर ने पूछा कि ये जो निसल ग्रेन्यूल्स है कहां देखने को मिलते हैं, तो आपने ये कहा कि ये दो जगह देखने को मिलते हैं, एक डेंड्राइट में और एक सोमा में। क्या ये बात सही है? बिल्कुल क्लियर है बेटे। इसके अलावा एक और चीज देख लीजिएगा कि ये जो रीपोलराइजेशन होता है, ध्यान देना बेटे, रीपोलराइजेशन होता है, ये डीपोलराइजेशन के बाद में होता है और ओरिजिनल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से अलग होता है। पहली बार जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जब इस्तेमाल होता बनता है, तब जो सोडियम पोटेशियम पंप है वो शुरुआत में काम करता है, लेकिन जिस टाइम रीपोलराइजेशन हो रहा है डीपोलराइजेशन के बाद में, तो ई फ्लक्स ऑफ पोटेशियम इस्तेमाल होता है। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बेटे पूछ लीजिए, मैं फिर आपसे बता रहा हूं कि डीपोलराइजेशन का मतलब ये हुआ कि थ्रेश होल्ड स्टिमुलस लगा किसी पोलराइज मेम्ब्रेन को, सोडियम चैनल खुले, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम हुआ, डीपोलराइजेशन हुआ, और डीपोलराइजेशन के बाद में जब सोडियम चैनल बंद हो गए तो रीपोलराइजेशन हुआ। रीपोलराइजेशन की वजह ई फ्लक्स ऑफ पोटेशियम है, एंड रीपोलराइजेशन हैपेंस आफ्टर डीपोलराइजेशन। इट इज नॉट द ओरिजिनल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इट इज द रीएस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आफ्टर डीपोलराइजेशन। क्या यह बात सही है? बताइए बेटे। बिल्कुल क्लियर हो गई बेटे, आगे चले। हाँ, इनहिबिटरी इनहिबिटरी इंपल्स में जब पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पे पोटेशियम चैनल खुल जाएंगे, पोटेशियम चैनल खुल जाएंगे तो पोटेशियम बाहर आ जाएगा, पोटेशियम बाहर आ जाएगा तो अंदर और ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा, एंड इट विल बिकम हाइपर पोलराइज्ड। इस तरह से इनहिबिशन होता है। यू आर एब्सोल्युटली राइट अरिजीत विश्वास। क्या ये बात बिल्कुल क्लियर है? ग्राफ के बारे में, ग्राफ कौन सा वाला यहाँ पर? नर्वस सिस्टम में तो कोई ग्राफ मुझे दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पे इस फिगर की बात कर रहे हैं, आप इस फिगर की अगर बात कर रहे हैं तो ये देखिए कि जिस जगह पर पहले सबसे पहले डीपोलराइजेशन शुरू होता है, वही जगह सबसे पहले रीपोलराइज होती है। और जो आपका स्ट्रेंथ ऑफ द स्टिमुलस है, अगर आप इसी डायग्राम की बात कर रहे हैं, तो वो एक मिनिमम नंबर ऑफ सोडियम चैनल खुलता है और उसकी वजह से पॉजिटिव फीडबैक होता है और आसपास की सारी सोडियम चैनल खुलती चली जाती है। इस तरह से घूमती चली जाएगी इंपल्स, और जो चीज पहले डीपोलराइज हुई है वही पहले रीपोलराइज भी होगी। क्या ये बात बिल्कुल क्लियर है? आरएमपी वाला ग्राफ बेटे आपकी एनसीईआरटी में नहीं बना है। आरएमपी वाले ग्राफ में आप ये समझिए कि एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है -70 के पास में, आपने डीपोलराइजेशन किया +30-40 तक गया, और क्योंकि जो नर्स पोटेंशियल है पोटेशियम आयंस का वो -90-94 के आसपास होता है, इसीलिए आपने उस वाले ग्राफ में हाइपर पोलराइजेशन होते हुए देखा है। क्या ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई? एक और चीज जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं, बड़े ध्यान दीजिएगा बेटे, वो ये पूछ सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल साइनैप्स है वो फास्टर होगा। क्यों होगा? क्योंकि इलेक्ट्रिकल साइनैप्स में न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज होने का झंझट नहीं है, कुछ भी नहीं है, फास्टर होगा बेटे, इंस्टेंट है। लेकिन उसके बावजूद क्यों रेयर है हमारी बॉडीज में? सो इन स्पाइट ऑफ बीइंग फास्टर एंड फास्टर बीइंग एन एडवांटेज इन द न्यूरल सिस्टम, अगर न्यूरल सिस्टम में आपका हाथ आग में जा रहा है और आपको जल्दी पता लग जाता है तो आपको चोट लगने से बच सकते हैं। तो फिर अगर फास्टर है इलेक्ट्रिकल साइनैप्स तो रेयर क्यों है? रेयर क्यों है? क्योंकि उसको रेगुलेट नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ठीक है सुप्रिया सारंगी, यू आर एब्सोल्युटली राइट, इट कैन नॉट बी रेगुलेटेड, यू कैन नॉट कंट्रोल। आप में से ज्यादातर लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो डायरेक्शन है वो उसकी आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो इधर उधर कहीं भी भाग सकता है, वो एक बार ऐसा तीर है जो चल गया तो फिर रुकेगा नहीं। केमिकल साइनैप्स में तो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होने के बाद भी आप उसके एक्शन को रोक सकते हो। प्लीज अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी क्लियरली। न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो गया, वो जाकर के अपने बेटे अपने रिसेप्टर पे बाइंड करेगा पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में, इस बीच
बीच में काफी कुछ किया जा सकता है। इस न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज होने के बावजूद उसको यहां पर बाइंड होने से रोका जा सकता है। हो सकता है जैसे आपने पढ़े हो कुछ पेन किलर्स या इस तरह की चीजें इसी मैकेनिज्म से काम करती हो। न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है लेकिन अपने रिसेप्टर पे बाइंड नहीं होने दे रहा, आपने कोई केमिकल भेज दिया जो इस न्यूरोट्रांसमीटर की तरह लगता है और रिसेप्टर पे बाइंड करके इस न्यूरोट्रांसमीटर को बाइंड नहीं करने देगा। तो यह बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि ये इसके बावजूद रेयर क्यों है। क्या यह बात सही है? बोलो बेटे बोलो। गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड डोपामीन, वेरी वेरी गुड। फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट्स और नीट यूजी एस्पिरेंट्स, so you are right, but there are some very important neurotransmitters. The commonest inhibitory neurotransmitter in the human brain is GABA, gamma aminobutyric acid. मुझे बताइए हाइपोथैलेमस के क्या क्या काम है? हाइपोथैलेमस के क्या क्या काम है? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ हाइपोथैलेमस स्पेसिफिकली? चलो मैं पूछता हूं, मुझे एंडोक्राइन फंक्शन आपको याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सिक्रीट करता है हार्मोन, बिल्कुल ठीक है बेटे, हार्मोन सिक्रीट करता है, रिलीजिंग हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन। दो न्यूरो हार्मोन्स बनाता है, एडीएच और ऑक्सीटोसिन। उनको एक्सोनली ट्रांसपोर्ट करता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज द स्टोरेज एंड रिलीज सेंटर ऑफ दीज न्यूरो हार्मोन्स एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन दैट आर एक्चुअली सिंथेसाइज्ड बाय हाइपोथैलेमस। इसके अलावा होमियोस्टेसिस, होमियोस्टेसिस में तीन बड़े इंपॉर्टेंट काम करता है बेटे। पहला याद रखना, थर्मो रेगुलेशन, द थर्मोस्टेट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज लोकेटेड इन हाइपोथैलेमस। दूसरा याद रखना बेटे, ऑस्मो रेगुलेशन, यहां पर वो ऑस्मो रेगुलेटर्स हैं, यहां पर वो ऑस्मो रिसेप्टर्स हैं जो श्रिंक होते हैं, जिसकी वजह से रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट होता है। और तीसरी चीज बेटे, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने में मदद करता है, क्योंकि आपने जरूर पढ़ा होगा कि यहां पर हंगर सेंटर है। हंगर सेंटर का मतलब है आप खाना खाएंगे, खाना खाने का मतलब है आपको ब्लड में ग्लूकोज बढ़ेगा। ग्लूकोज से फायदा यह है कि न्यूरॉन्स केवल और केवल क्या यूज करते हैं बेटे? ग्लूकोज ही यूज करते हैं। इसलिए न्यूरॉन्स को पूरी तरह से पोषण देने के लिए जरूरी है कि ब्लड में ग्लूकोज होना चाहिए, और यहां पर हंगर सेंटर है। इसके अलावा इट इज अ सेंट्रल पार्ट ऑफ द बेटे लिम्बिक सिस्टम, और लिम्बिक सिस्टम के बाकी कंपोनेंट्स के साथ में मिलकर के ये बिहेवियर को कंट्रोल करता है। सो हाइपोथैलेमस को बड़े ध्यान से देखिए। हाइपोथैलेमस डायनसिफेलॉन का पार्ट है। डायनसिफेलॉन में इसके ऊपर थैलेमस होता है। थैलेमस रिले सेंटर है। कोई भी चीज सेरिब्रम से एंटर कर रही है या उससे बाहर निकल रही है, दैट विल हैपन थ्रू द थैलेमस एक्सेप्ट द सेंसेशन ऑफ द स्मेल। सो गेटवे टू द सेरिब्रम इज थैलेमस। इसीलिए आपकी एनसीईआरटी कहती है कि ये जो थैलेमस है ये रिले सेंटर है सेंसरी और मोटर इंफॉर्मेशन के लिए। सो कॉन्वोल्यूटेड का मतलब हमेशा ये होता है बेटे कि सरफेस एरिया ज्यादा होगा। सरफेस एरिया का मतलब होगा कि बाहर की तरफ कॉर्टेक्स ज्यादा है। कॉर्टेक्स में बेटे सेल बॉडीज ज्यादा है। हमारा जो दिमाग बेटे बढ़ता जा रहा है, चाहे हम इस्तेमाल कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो, पर ये बात सच है कि ह्यूमन इवोल्यूशन में जो हमारा ये जो नियो कॉर्टेक्स है ये बड़ा होता जा रहा है, एंड दिस इज व्हाट एक्चुअली डिफरेंशिएट्स अस फ्रॉम ऑल अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतने ज्यादा न्यूरॉन्स एकोमोडेट होंगे, और जितने ज्यादा न्यूरॉन्स एकोमोडेट होंगे उतना बेहतर बेटे फंक्शंस में कंट्रोल होगा। सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ये वो चीज है जिसने ह्यूमन इवोल्यूशन में ह्यूमंस को ह्यूमन बनाया है। यस, यू आर राइट, एसोसिएशन एरिया भी आ गए हैं, बिल्कुल क्लियर है बच्चे। दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। So all animals have neurons. So I think we can talk about this thing from the nerve net of the hydra. हम तब बात कर सकते हैं। उससे पहले इधर देखिए बेटे, एक और चीज देखिए, जिनमें न्यूरॉन्स नहीं है तो ये याद रखिएगा कि जो एपिथेलियम है वो मॉडिफाई होकर के न्यूरो एपिथेलियम और मायो एपिथेलियम दोनों बन सकता है। अगर आप मेरे से पूछ रहे हैं तो अगर किसी में ऐसा बना हुआ बेटे न्यूरॉन नहीं है तो एपिथेलियम मॉडिफाई होकर के क्या बन जाएगा? न्यूरो एपिथेलियम या मायो एपिथेलियम बन जाएगा। मायो एपिथेलियम आपकी बॉडी में भी आपको पता है, मेमोरी ग्लैंड के जो डक्ट्स होते हैं, जो एल्वियोलर डक्ट होते हैं, उनके चारों तरफ बेटे उनके बाहर की तरफ मायो एपिथेलियम होता है जिस पर ऑक्सीटोसिन उन्हें कॉन्ट्रैक्ट करता है। क्रेनियल नर्व्स के बारे में आपसे पूछेंगे नहीं, लेकिन आपके पास 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स हैं। और ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपसे ये पूछेंगे कि फ्रॉग में कितनी है। फ्रॉग में 11th एंड 12th पेयर क्रेनियल नर्व नहीं होती है, फ्रॉग में केवल 10 पेयर्स है। So that means the hypoglossal and the spinal accessory, spinal accessory and hypoglossal मुझे कहना चाहिए 11वीं और 12वीं क्रेनियल नर्व फ्रॉग में नहीं होती है। तो क्या ये बात सही है? इस साल आया था, ये आया होगा कि फ्रॉग में कितनी क्रेनियल नर्व्स होती हैं। यस, यू आर राइट। लिम्बिक सिस्टम बेटे इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन, जहां पर बीच में आप हाइपोथैलेमस को रखिए, उसके आसपास का जो एरिया है विच इज फ्लेयर्ड लाइक अ विश बोन, उस एरिया को आप लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। उसमें एमिगडाला आता है, उसमें हिप्पोकैम्पस आता है, उसमें ऑल्फैक्टरी लोब आता है, उसमें सेप्टम आता है, और ये वाला एरिया हमारे बिहेवियर को डिसाइड करता है। यस यस, बिहेवियर को डिसाइड करता है। यहां पर कुछ रिवार्ड और पनिशमेंट सेंटर्स हैं। सो कई बार क्या होता है कि किसी काम को करने में कुछ लोगों को मजा आता है, दूसरों को नहीं आता। वो इस तरह की चीजें यहां पर कुछ काम को करने में आपको मजा आएगा तो आप उसे बार बार करेंगे, एंड दैट बिकम्स अ हैबिट। अब वो जो काम है, कुछ काम को आपको करने में अच्छा नहीं लगता, तो वो जो है बेटे आपका पनिशमेंट सेंटर भी हो सकता है। सो किसी में कोई चीज रिवार्ड सेंटर हो सकती है, सेम चीज किसी और में पनिशमेंट सेंटर हो सकती है, लेकिन ब्यूटीफुल चीज ये है कि ये सब कॉन्शियस माइंड है, इसे ट्रेन किया जा सकता है। दैट इज द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ द
mankind, we have the ability to change our thoughts, and by changing our thoughts, we can change our destiny. Do you agree with me or not? क्या आप मेरी इस डायलॉग से या वो रखते हैं इत्तेफाक के नहीं? तो मैं आपसे कह रहा हूं कि हमारा सबसे बड़ी डिस्कवरी, सबसे सबसे ज्यादा पावरफुल डिस्कवरी ये है कि हम ना केवल अपने थॉट्स को चेंज कर सकते हैं, थॉट्स को चेंज करके हम बेटे डेस्टिनी चेंज कर सकते हैं। दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर, और ये काम हम 21 जून को करने जा रहे हैं। तो जैसा मैंने आपसे कहा था, अब हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस की। आपकी एनसीईआरटी में मेरे सामने जो पेज खुला है, कपिल सर, एनीथिंग यू वांट टू ऐड? सर बहुत बढ़िया है। ये जो राघव सोयन, ये है ना, आप इसे जानते हैं, ये बीच बीच है ना गाबा वगैरह सवाल पूछा है, मैं इसको पकड़ लूं क्या सर जाके? नहीं 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 नहीं, ये क्या है, फर्स्ट ईयर में? ये फर्स्ट ईयर में नहीं है सर, इसका इंटरव्यू लिया था ना, गंगानगर वाला है ये। अच्छा 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 अच्छा, राघव क्या हाल है बेटे? हाँ। हाँ हाँ हाँ। तो चलो सर, मैं शुरू करता हूँ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में पहला मेरा क्वेश्चन, कीर्ति के 10 क्वेश्चन पूछूंगा बेटे। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि ये जो एक्शन स्पेक्ट्रम वाला जो आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है फोटोसिंथेसिस का, और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम वाला दिखाई दे रहा है क्लोरोफिल ए का, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, 1 to 1 ओवरलैप नहीं है। 1 to 1 ओवरलैप नहीं है, दोनों की पीक बेटे करीब करीब एक ही जगह आ रही है, लेकिन 1 to 1 ओवरलैप नहीं है। आसान क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि बताइए इसकी वजह क्या है। डिफरेंट पिगमेंट्स हैं, अदर पिगमेंट्स हैं, इनको एसेसरी पिगमेंट्स कहते हैं। इन एसेसरी पिगमेंट्स की आप तेजी से नाम लिखिए। नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। मैंने न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन करा दिया है, जल्दी जल्दी से आंसर लिखिए। तो कैरोटिनॉइड्स हैं, ज़ेंथोफिल्स हैं, क्लोरोफिल बी है। क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल बी ये उन वेवलेंथ को कैप्चर करते हैं जिसे क्लोरोफिल ए नहीं कर पाता है, इसीलिए फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं। और दूसरा, रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को फोटो ऑक्सीडेशन से बचाते हैं। ये दो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर हम आपकी एनसीईआरटी में एक और पेज को पलटे, तो ये एक डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा, पेज नंबर 139। आई होप आई एम टॉकिंग ऑफ द सेम, आई एम टॉकिंग ऑफ द सेम एडिशन। इसमें एक डायग्राम है 11.5, ये जेड स्कीम बनी हुई है। जेड स्कीम में दो जगह अपहिल ट्रांसपोर्ट है। तो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि दो जगह अपहिल ट्रांसपोर्ट है और उसके बाद में फिर डाउनहिल ट्रांसपोर्ट है, तो ये जो अपहिल ट्रांसपोर्ट है ये कहां कहां हो रहा है? ये अपहिल ट्रांसपोर्ट, इस डायग्राम को देखिए, हमने अगला पेज पलटा है, एक डायग्राम है जेड स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शंस। इसमें मुझे बताइए दो अपहिल ट्रांसपोर्ट कहां कहां हो रहे हैं? PS1 और PS2, जहां पर फोटॉन्स की एनर्जी को कैप्चर करके एनर्जी इंपार्ट की जाती है इलेक्ट्रॉन्स को। इलेक्ट्रॉन बेटे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएगा और उसके बाद में डाउन हिल जाएगा। ये जो डाउन हिल जा रहा है, इसका क्या फायदा है? अब हिल मुझे समझ में आ गया। अब आप ये बताइए, PS1 से PS2 से इलेक्ट्रॉन ऊपर गया और उसके बाद में फिर वो डाउन हिल गया। इस डाउन हिल जाने से क्या हो रहा है? इस डाउन हिल जाने से क्या हो रहा है? जब डाउन हिल जा रहा है इलेक्ट्रॉन्स, यू आर राइट, तो कुछ एनर्जी रिलीज हो रही है। उस एनर्जी की मदद से फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, एटीपी को सिंथेसाइज किया जा सकता है। इसके बाद फिर बेटे ये कहां गया? अप हिल। और फिर जब डाउन हिल जा रहा है तो अब इसमें इतनी एनर्जी है कि ये NADP को क्या कर सकता है बेटे? रिड्यूस कर सकता है। उसके लिए ये काम आएगा। क्या ये डायग्राम बिल्कुल ठीक है बेटे? दो अपहिल और उसके बाद में डाउन हिल, डाउन हिल में रिलीज ऑफ एनर्जी जैसा आपने कहा, और उसे कपल करिए बेटे विद द प्रोडक्शन ऑफ ATP। इज इट एब्सोल्युटली क्लियर? बोलो बेटे, क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? बिल्कुल 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 बिल्कुल। जब भी बेटे, जब भी फोटो सिस्टम से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना है तो ये अपहिल जा रहा है, क्योंकि इसने बेटे फोटोन की एनर्जी को क्या किया? कैप्चर किया है। अब इसको एनर्जी मिल गई है, ये ऊपर जा रहा है। राइट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए फोटोन में, जो क्वांटा होता है एग्जैक्ट जब नंबर आएगा तो ये उठ के ऊपर जाएगा। और जैसे ही PS2, एक बात याद रखिएगा बेटे, जो PS2 अगर आप ये पूछ रहे हैं तो एक और बात ध्यान से समझिएगा। PS2 में जैसे ही रिएक्शन सेंटर से P680 से क्या निकला? इलेक्ट्रॉन निकला, तो ये P680 प्लस बन गया। ये P680 प्लस इज वन ऑफ द क्यों कह रहा हूं, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बायोलॉजिकल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नोन टू अस। बायोलॉजिकल सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये P680 प्लस है। ये इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि इसकी वजह से वाटर स्प्लिट हो जाता है, और फिर वो वाटर के स्प्लिट करने की वजह से बेटे आपको पता है कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो उस होल को फिल करते हैं, जो कि इस रिएक्शन सेंटर मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन से बना है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल ठीक है। देखो बेटे, एफिनिटी फॉर फोटोसिंथेसिस, एफिनिटी इज टू बाइंड टू समथिंग। एफिशिएंसी आप कह रहे हैं, अगर आप एफिशिएंसी कह रहे हैं तो क्लोरोफिल ए के साथ आप देखिए कि उसका काफी कुछ जो है बेटे क्या है? ओवरलैप है। सो इसीलिए हमारा मेन फोटोसिंथेटिक जो पिगमेंट है वो क्लोरोफिल ए है। क्या ये बात सही है? बोलो बेटे। हाँ हाँ हाँ। हाँ नहीं बेटे, जो NADP है वो फिर बेटे डाउन हिल जा रहा है, और वो बेटे उसमें भी इतनी एनर्जी बची है, वो इतना नहीं कि वहां पे आपने ATP नहीं बनाया और आपने जाके किसको रिड्यूस कर दिया? NADP को रिड्यूस कर दिया। सही है।
ओके, अगला डायग्राम देखिए बेटे। अगला डायग्राम मेरे ख्याल से जैसे ही मैंने पेज पलटा तो मैं सारे डायग्राम्स याद दिला रहा हूं आपको। आप देखिए केमी ऑस्मोसिस का डायग्राम बना हुआ आपकी एनसीईआरटी में। मेरे दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा है कि H प्लस आयन का जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनता है तो पीएच सबसे ज्यादा कम कहां पर होती है, H प्लस आयन या प्रोटॉन्स कहां एक्यूमुलेट होते हैं। बहुत कॉमन क्वेश्चन है नीट एंट्रेंस का। ल्यूमन ऑफ द थाइलाकॉइड, ल्यूमन ऑफ द थाइलाकॉइड में H प्लस आयन इकट्ठे हो रहे हैं। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये H प्लस आयन के दो सोर्स बताइए क्या क्या है। क्या क्या दो सोर्स आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं। ये H प्लस आयन आया कहां से, वाटर के स्प्लिट करने से आया। बिल्कुल ठीक है बेटे, वाटर के स्प्लिट करने से आया। दूसरा बताइए बेटे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के साथ में कपल देखिए कि प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ल्यूमन से आप थाइलाकॉइड, स्ट्रोमा से थाइलाकॉइड ल्यूमन में आप H प्लस आयन को ट्रांसपोर्ट होते देख रहे हैं। दिस इज कपल टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। सही है बेटे, तो ये दो तरीके हो गए। अब आप ये सोचिए कि यहां पर बेटे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटे, क्या नाम है इसका बच्चे का, मैं भूल गया, बहुत बढ़िया पॉइंट। अब देखिए बेटे, ये जो ग्रेडियंट बन गया इसका केमी ऑस्मोसिस होगा और उस केमी ऑस्मोसिस की वजह से, उस केमी ऑस्मोसिस की वजह से एटीपी सिंथेसाइज होगा एटीपी सिंथेस के द्वारा। तो हम ये कह रहे हैं कि थाइलाकॉइड के ल्यूमन में बहुत सारे H प्लस आयन इकट्ठे हो गए, इनका कंसंट्रेशन यहां पर बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब ये जो यहां से जो प्रोटॉन है जो इसका केमी ऑस्मोसिस होगा एटीपी सिंथेस के थ्रू, वहां पर एटीपी सिंथेसाइज होगा। लेकिन इस केमी ऑस्मोसिस के लिए ग्रेडियंट चाहिए। अगर यहां से H प्लस आयन बेटे बाहर आने लग गए तो ये ग्रेडियंट खत्म हो जाएगा। इस ग्रेडियंट को मेंटेन करने का काम कौन करता है, हाउ दिस ग्रेडियंट विल बी मेंटेन। ये वो H प्लस आयन है जो सिस्टम से कौन रिमूव करेगा बेटे, NADPH रिमूव करेगा, NADPH रिमूव करेगा। बहुत बढ़िया। अभी किसी बच्चे ने ये बात कहा था कि NADPH क्या रिमूव कर रहा है, H प्लस को। इसी तरह से आपने रेस्पिरेशन में, एरोबिक रेस्पिरेशन में अपनी एनसीईआरटी में पढ़ा होगा कि ऑक्सीजन पूरे के पूरे प्रोसीजर को चलाती है बेटे बाय रिमूविंग हाइड्रोजन फ्रॉम द सिस्टम। ना केवल वो टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है बल्कि वो प्रोटॉन एक्सेप्टर भी है। अगर वो जो H प्लस डिफ्यूज करके आ रहा है उसको नहीं हटाएगा कोई जना तो ग्रेडियंट खत्म हो जाएगा। ग्रेडियंट खत्म हो जाएगा तो केमी ऑस्मोसिस रुक जाएगा, और अगर केमी ऑस्मोसिस रुक जाएगा तो एटीपी सिंथेसिस रुक जाएगा। इसीलिए उस H प्लस को हटाना बहुत ज्यादा जरूरी है और वो काम ये रिड्यूसिंग पावर कर रही है NADPH बनने के बाद में। क्या ये बात बिल्कुल क्लियर है बेटे, यस और नो लिखिए। आई होप दिस डायग्राम इज नाउ अगेन एब्सोल्युटली क्लियर। पेज को पलटते हैं बेटे, अगले पेज पे कोई डायग्राम नहीं है लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी में कि C3 फोटोसिंथेसिस में पहला जो स्टेबल प्रोडक्ट है वो 3 कार्बन का होता है। तो लोग पहले सोचते थे कि शायद जो प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर होगा वो बेसिकली 2 कार्बन का होगा, लेकिन C3 फोटोसिंथेसिस में जो प्राइमरी एक्सेप्टर है कार्बन डाइऑक्साइड का उसमें कितने कार्बन होते हैं, 5 कार्बन होते हैं। इसका नाम क्या है बेटे, RUBP। अब मैं अगर 5 में एक जोड़ दूं तो 5 कार्बन RUBP में, कार्बन डाइऑक्साइड का एक कार्बन जोड़ दूं तो टोटल कार्बन हो गए 6, और मेरे पास प्रोडक्ट बना बेटे 3 कार्बन का। सिंपल सी बात है, बता दीजिए ये कैसे हुआ। क्योंकि ये स्टेबल नहीं है। बहुत अच्छे बेटे, आई एम वेरी वेरी मच इंप्रेस्ड, क्योंकि ये स्टेबल नहीं है और ये बेटे फटाफट बेटे स्प्लिट हो जाएगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और 2-3 कार्बन के मॉलिक्यूल बन जाएंगे। उसका नाम भी साथ के साथ बता दीजिए, उसका नाम भी साथ के साथ बता दीजिए। आपकी एनसीईआरटी में एक टेबल बनी हुई है। अगला मैंने जब पेज देखा तो यहां पर बेटे आपको एक और डायग्राम दिख रहा है। ये डायग्राम है आपका, ये डायग्राम है आपका इसका केल्विन साइकिल का। तो केल्विन साइकिल का जो डायग्राम है, इस केल्विन साइकिल के 3 स्टेजेस है, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। जरा मुझे बताइए एटीपी कहां कहां इस्तेमाल हो रहा है, एटीपी कहां कहां इस्तेमाल हो रहा है, एटीपी कहां कहां इस्तेमाल हो रहा है बच्चे, रिडक्शन में और रीजनरेशन में, रिडक्शन में और रीजनरेशन में। और NADPH कहां इस्तेमाल हो रहा है बेटे, NADPH इस्तेमाल हो रहा है केवल रिडक्शन में। इसीलिए अगले पेज पे जो टेबल बनी है 18 ATP और बेटे 12 NADPH की रिक्वायरमेंट 6 कार्बन डाइऑक्साइड को करने के लिए। आपको समझ में आ गया, क्योंकि एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, एक कार्बन के लिए आप देख रहे हैं 2 ATP और बेटे 1 NADPH लग रहा है। क्या ये बात सही है, बोलो बेटे। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। अब बेटे एक बात बताओ मेरे को, एक मेरे को बात बताओ। जब आपने नॉन साइक्लिक या लीनियर इलेक्ट्रॉन फ्लो देखा है तो उसमें एक एटीपी और एक NADPH बनता है अगर इलेक्ट्रॉन लास्ट तक जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन लास्ट तक जाता है तो बीच में बेटे एक एटीपी और एक NADPH बनता है। इसका मतलब इस पूरे के पूरे नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में या लीनियर इलेक्ट्रॉन फ्लो में जितने एटीपी उतने NADPH कायदे में बनते हैं। लेकिन केल्विन साइकिल में जहां पर ये दोनों इस्तेमाल होते हैं, एटीपी और NADPH, उनमें थोड़ा ज्यादा, 1.5 गुना क्या चाहिए, एटीपी और NADPH कम चाहिए। तो क्या ऐसा हो सकता है कि कभी इम्बैलेंस आ जाए दोनों के बीच में, आपके पास जो इकट्ठा है एटीपी और NADPH उसके बीच में इम्बैलेंस आ जाए, और अगर आ जाए तो उसको पूरा करने के लिए क्या किया जाता है।
साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन किया जाता है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में अनलाइक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, दो क्या चीजें हैं जो नहीं बनती हैं, वो दो क्या चीजें हैं जो नहीं बनती हैं बेटे? तो एक तो एनएडीपीएच नहीं बनता और ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती है। बहुत बढ़िया बेटे, एनएडीपीएच नहीं बनता, ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती। आपकी एनसीईआरटी कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस बता रही है कि कब ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का फायदा होगा। एक तो हमने देख लिया कि जिस टाइम पर हमें इस इम्बैलेंस को करेक्ट करना है, क्रिएट नहीं करना है, इस इम्बैलेंस को हमने करेक्ट करना है, तब जाकर के थोड़ी देर के लिए एनएडीपीएच की प्रोडक्शन को रोक के केवल बेटे पीएस वन ही इस्तेमाल होगा, और उसको इस्तेमाल हम कर सकते हैं केवल एटीपी बनाने के लिए। दूसरा, आपकी एनसीईआरटी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट की बात करती है। वेवलेंथ ऑफ लाइट की बात करती है अगर 680 नैनोमीटर से ज्यादा मिले, और एक लोकेशन की बात करती है कि इसकी लोकेशन कहां पर होगी। एक इसकी लोकेशन की बात करती है बेटे, या ऐसे स्ट्रोमा लैमिले की बात करती है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो यहां से ये तीन क्वेश्चन आपसे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन से पूछे जा सकते हैं। C4 पाथवे में आपको बेटे मुझे लगता है कि काफी ज्यादा महारत हासिल है। आपको पता है जो क्रायंस एनाटमी में जो C4 प्लांट्स हैं उनको फायदा होता है, उनको फायदा होता है बेटे कैसे कंडीशंस में, विच टाइप ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस मस्ट बी प्रेजेंट फॉर C4 प्लांट्स टू रियली हैव एन एडवांटेज। क्यों C4 प्लांट्स को किन एनवायरमेंटल कंडीशंस में वाकई में फायदा होगा, और क्यों? हाई टेम्परेचर पे होगा, बिल्कुल होगा। हाई टेम्परेचर पे ट्रॉपिकल कंडीशंस में क्यों होगा बेटे, ये फायदा क्यों होगा? क्योंकि क्योंकि शाबाश शाबाश, हाई टेम्परेचर, बिल्कुल एग्री कर गया। आप बताइए क्यों? क्योंकि हाई टेम्परेचर में क्या होगा बच्चे? हाई टेम्परेचर में क्या होगा? हाई टेम्परेचर में रूबिस्को पे क्या असर आएगा? और जिस टाइम पर बेटे, यस यस शाबाश, तो हम ये कह रहे हैं कि यहां पर फोटो रेस्पिरेशन इंक्रीज हो जाता है। फोटो रेस्पिरेशन में क्या होता है बेटे? रूबिस्को की कौन सी एक्टिविटी काम करती है बजाय कौन सी एक्टिविटी के काम करने के? जल्दी बताइए मुझे। ये बताइए कि रूबिस्को क्या काम करना शुरू कर देगा अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ गई, और खास तौर पे बहुत तेजी से करने लगेगा अगर उस टाइम पर टेम्परेचर भी बढ़ गया। तो ऑक्सीजनेस एक्टिविटी बढ़ जाएगी, वो ऑक्सीजन को ऐड करना शुरू करेगा आरयूबीपी में, और ऑक्सीजन को ऐड करना शुरू करेगा तो आरयूबीपी में 5 कार्बन है, वो टूटेगा आपकी बार एक 3 कार्बन के मॉलिक्यूल में, जिसे तो आप केल्विन साइकिल में इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन एक 2 कार्बन का मॉलिक्यूल बनेगा जिसे फॉस्फोग्लाइकोलेट कहते हैं। इसका बेटे बहुत बड़ा नुकसान है। इससे फिर 3 कार्बन के ऐसे मॉलिक्यूल को बनाने के लिए जिससे कि केल्विन साइकिल चलाई जा सके, काफी एनर्जी वगैरह भी लगती है। फोटो रेस्पिरेशन में ना तो बेटे शुगर बनती है ना एटीपी बनती है। इट इज अ वेस्टफुल प्रोसेस, ये वेस्टफुल प्रोसेस है। याद रखिएगा, रूबिस्को जैसा एंजाइम, जिसे हम सबसे कॉमन एंजाइम कहते हैं, एक बात याद रखिएगा कि शुरू शुरू में जिस टाइम पर अर्थ इवॉल्व हुई, और शुरू शुरू में जब लाइफ इवॉल्व हो रही थी, उस टाइम पर प्राइमिवल अर्थ एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में फ्री ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट थी। फर्क नहीं पड़ रहा था कि रूबिस्को की कैसी एक्टिविटी है। क्या ये बात बिल्कुल क्लियर है? अब मुझे ये बताइए कि जो C3 प्लांट है, क्या उसे भी कहीं पर एडवांटेज है? क्या C3 प्लांट को भी कहीं पर एडवांटेज है? क्योंकि इसके बावजूद C4 प्लांट, हर एक प्लांट में फोटोसिंथेसिस हर प्लांट में डेवलप नहीं हुआ है। तो ऐसी क्या वजह है, क्या वजह है कि C3 प्लांट भी कई जगह पर एडवांटेज होते हैं? बताइए क्या वजह है? इसकी वजह यह है, इसकी, यस यू आर राइट, इसकी वजह यह है कि C3 प्लांट्स में बेटे फोटो रेस्पिरेशन उन कंडीशंस में नहीं होता। ध्यान से सुनना बेटे, जिन कंडीशंस में इस तरह की कंडीशन ना हो, जहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, इस तरह की कंडीशंस को हटा दीजिए, तो फिर C3 प्लांट्स में भी जो फोटो रेस्पिरेशन है वो बहुत कम होता है। और जब फोटो रेस्पिरेशन बहुत कम होता है, तो वो जो रीजनरेशन में जो एनर्जी कॉस्ट आ रही थी, वो जो एक्स्ट्रा 12 एटीपी इस्तेमाल हो रहे थे, 18 की जगह 30 एटीपी इस्तेमाल हो रहे थे, वो बहुत बड़ी कॉस्ट है। उस कॉस्ट को देने का कोई फायदा नहीं है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई बच्चे? जो पेप कार्बोक्सिलेस है, पेप कार्बोक्सिलेस की एफिनिटी कार्बन डाइऑक्साइड के लिए जब वो डिसॉल्व हो जाती है बेटे पानी के अंदर, और बाइकार्बोनेट आयन के लिए बहुत ज्यादा है, वेरी हाई, और उसकी कोई ऑक्सीजनेस एक्टिविटी नहीं है। और इसीलिए क्रैंस एनाटमी में जो पहला कार्बन फिक्सेशन है वो पेपकेस करता है, और इसकी वजह से कार्बन कंसंट्रेशन मैकेनिज्म, क्योंकि बहुत कम अगर कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी, ध्यान से समझिएगा बेटे, एक और क्वेश्चन करा रहा हूं, क्योंकि पेप कार्बोक्सिलेस की कार्बन डाइऑक्साइड के लिए एफिनिटी बहुत ज्यादा है, और एफिनिटी बहुत ज्यादा का मतलब है कि अगर उसका पार्शियल प्रेशर बहुत कम है तो भी उसको पिक कर लेगा, और पिक करके बेटे 4 कार्बन के ऑर्गेनिक एसिड में फिक्स कर देगा, जिसे ट्रांसपोर्ट करेगा बेटे बंडल शीथ सेल में। और बंडल शीथ सेल की एनाटमी आपको पता है इस तरह की है कि वो इम्परवियस है, वहां से गैसेस डिफ्यूज नहीं होंगी। वहां डीकार्बोक्सिलेशन के बाद में CO2 को इकट्ठा किया जाएगा रूबिस्को के आसपास, और उसमें भी केल्विन साइकिल चलेगी, हालांकि स्पाशियली क्या होगी बेटे, सेपरेटेड होगी। क्या ये बात समझ में आ गई है? फिर कह रहा हूं, क्योंकि अगर आप फिर समझ लीजिए, पेप कार्बोक्सिलेस की एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, तो CO2 कम होने के बावजूद वो उसको पिक कर लेगा, और इस तरह से वो इस कंडीशन में भी कार्बन डाइऑक्साइड को कंसंट्रेट कर सकता है बंडल शीथ सेल में, क्योंकि वो C4 एसिड्स में उसको क्या कर लेता है बेटे, फिक्स कर लेता है। क्या ये बात सही है? बोलो बेटे।
आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। सही है बच्चे? आई होप दिस इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। क्या ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई? शाबाश 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 शाबाश। तो ये C4 पाथवे के बारे में आपको बात बिल्कुल क्लियर हो गई। फोटो रेस्पिरेशन के बारे में भी मैंने आपसे मेन क्वेश्चन पूछ लिया। ब्लैकमैन्स लॉ आपको पता है। आइए सर, हो गए 35-40 मिनट। क्या करें सर, वी स्टॉप बस देयर? कोई नहीं, हाँ और क्या मतलब, ये दिस इज टू बी डिसिप्लिन, है ना सर? या क्योंकि इनका जो है ना शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पर। ये आधा या घंटे का जो रिजुविनेशन है, इसमें काफी क्वेश्चन हमने कर लिए। एंड दे शुड नाउ डबल अप देयर एफर्ट। अब 1-1.5 घंटा अगर पढ़ सकते हैं तो और पढ़िए बेटे अच्छे से। इन्हीं चीजों को रिवाइज कर दीजिए, पलट दीजिए एनसीईआरटी साथ के साथ में। तो अगर कोई प्रोक्रेस्टिनेशन है, अगर कोई इनर्शिया है, तो वो ओवरकम हो जाएगा। कल हम रेस्पिरेशन और पीजीआर दोनों करा देंगे। कल संडे है सर, बच्चे छुट्टी लेना चाहेंगे? काय की छुट्टी सर? हाँ हाँ इनको हाँ। पढ़ना, बच्चों को पढ़ना होगा, तो मैं अभी हाँ, लेस्ट वी फॉरगेट शीट्स शर्मा सर के टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूँ। ठीक ठीक है है, ठीक है। हाँ, ठीक है सर, ठीक है। ऑलराइट सर। थैंक यू। बच्चों जल्दी से सर को एक बड़ा सा थैंक यू बोल दो, देन वील फिनिश दिस अप। तुम्हें थैंक यू तो मैं बोलता हूँ सर, थैंक यू तो वाकई में मैं दिल से बोलता हूँ, क्योंकि मुझे बड़ा मजा आ रहा है। मतलब दिस इज समथिंग, एंड दीज आर वेरी गुड स्टूडेंट्स, बिलीव मी सर। मतलब मैं मतलब देखिए क्या होता है, वो कहते ये हैं कि अ सिंगर इज एज गुड एज द ऑडियंस, है राइट? अब आप गाना गा रहे हैं, कोई आपकी बात सुन नहीं रहा, आप थोड़ी देर में गा गू करके चुप हो जाएंगे, मतलब आप समझ रहे हैं? मतलब यहाँ पर ये बच्चे इंटरेक्टिव है, इन्होंने इतनी तेजी से आंसर देते हैं। दे आर सो गुड, एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि इनमें से कईयों के मतलब जो है, मतलब पहले ही टेस्टिमोनियल ले लो, बाद में देते नहीं है टेस्टिमोनियल।